हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 18 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी। ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बोली गई है। 15 और 16 जून की रात को जो 20 इंडियन जवानों की जान गई थी लद्दाख में गालवान वैली में चाइनीज सेना से लड़ते हुए, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है। लद्दाख में अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल बताई जा रही है और ये जो झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के जवान के बीच, इसमें 20 इंडिया की तरफ से जवान मारे गए थे और चाइना ने अपनी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है कि उसके कितने जवान मारे गए, उसके कितने सैनिक मारे गए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 35 से 40 सैनिक चाइना की तरफ से भी मरे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के बाद अभी जो बॉर्डर की कंडीशन है गालवान वैली में वो काम है, लेकिन टेंस कंडीशन मानी जा रही है। ये जो एरिया है ये ईस्टर्न लद्दाख में है और उसके इस झड़प में जितने लोग घायल हुए थे उनकी जो हालत है अभी स्टेबल बताई जा रही है आर्मी के द्वारा। अभी ये जो बैटलफील्ड है ये काफ़ी हाइट पे है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, वो काफ़ी कम है और इस टेम्परेचर के कम होने के कारण भी जो इंजरीज हैं वो डेडली हो सकती हैं सैनिकों के लिए। तो इतनी हाइट पे ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बोला गया है कि वी हैव ऑलवेज वर्कड क्लोजली विद आर नेबर्स, और इंडिया ने हमेशा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली मैनर में ही नेबर्स को डील किया है और जितने भी डिफरेंसेस जो भी कभी भी हुए हैं तो ऐसे डिफरेंसेस को पीसफुल तरीके से निगोशिएटेड वे में सुलझाने की कोशिश की गई है और कभी भी डिफरेंस को डिस्प्यूट में बदलने की जो कवायद है वो इंडिया की तरफ से नहीं हुई है। तो इस बार भी इंडिया पीस चाहता है और पीस के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, लेकिन अगर किसी कंट्री के द्वारा प्रोवोक किया गया तो फिर एवरी इंच ऑफ इंडिया के लिए जो इंडिया के सैनिक हैं वो फाइट करने वाले हैं। इंडिया वांट पीस बट ऑन प्रोवोकेशन इंडिया विल गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई, ऐसा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच भी बात हुई कि ऐसी जो प्रॉब्लम है वो क्यों क्रिएट हुई, जब ऑलरेडी काफ़ी राउंड हो चुके थे निगोशिएशन के और जो भी कंडीशन है वो पीसफुल बताई जा रही थी। तो अचानक से 15 और 16 जून की रात को ये इंसिडेंट बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है। ये वर्स्ट वायलेंट इंसिडेंट माना जा रहा है बॉर्डर पे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे आफ्टर 1967। आफ्टर 1967 कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए थे इंडिया और चाइना के बीच, जिसमें ये बोला गया था कि दोनों साइड हैं वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करेंगी एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और नीदर साइड वुड टेक एनी एक्शन टू एस्केलेट मैटर, इंस्टेड इंश्योर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एज पर बायलैटरल एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल। तो जितनी भी बायलैटरल एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही दोनों साइड की तरफ से जो बिहेवियर है वो दिखाया जाएगा और कोई भी साइड दूसरी साइड को प्रोवोकेट नहीं करेगी। लेकिन बावजूद इसके ये जो इंसिडेंट है 1967 के बाद पहली बार पिछले 40-45 सालों में इतना टेंस दिखा है। इंडिया और चाइना के बीच जो रीसेंट फेस ऑफ की कंडीशन है वो मई महीने में स्टार्ट हुई थी। 5 और 6 मई को ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की गई। उसके बाद सिक्किम के नाकुला पास पे 9 मई को ये जो प्रॉब्लम है वो देखी गई। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। 3 सेगमेंट का ये बॉर्डर है। अगर हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर एक रफ मैप इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स का बनाएंगे तो इस तरह से रफ मैप है। इसमें ईस्टर्न जो वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी चाइना के बॉर्डर को टच करती है और जो मिडिल साइड का बॉर्डर है, मिडिल या सेंट्रल बॉर्डर इसको बोलते हैं, ये मिडिल सेक्टर कहलाता है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर चाइना को टच करता है। इसके साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना से बॉर्डर बनाता है। ये ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर कहलाता है। तो 3 जो सेक्टर हैं उसमें वेस्टर्न सेक्टर सबसे बड़ा है, फिर है ईस्टर्न सेक्टर और फिर है आपका सेंट्रल या मिडिल सेक्टर। इसमें
वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें। इस बार जो प्रॉब्लम हुई है वो ईस्टर्न सेक्टर में एक लोकेशन है नाकुला पास जो कि सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा वेस्टर्न लोकेशन में 3 प्रोमिनेंट लोकेशन है जहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी गई है। पहली है सोंगपो लेक, दूसरी है गालवान रिवर वैली और तीसरी है धेनचौक। और इसमें गालवान रिवर वैली पे ये जो सैनिकों के बीच ये अभी रिसेंट की प्रॉब्लम हुई है 15 और 16 जून की, वो देखी गई है। गालवान रिवर वैली इसी एरिया में आती है। इस तरह से हम ईस्टर्न साइड का अगर बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ पर इतना एरिया, ये जो एरिया है ये अक्साई चिन का एरिया है। अक्साई चिन ये चाइना ने 1962 की इंडिया और चाइना वॉर के दौरान इंडिया का इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, एक तरह से हड़प लिया था 1962। इस एरिया के बॉर्डर पे ही गालवान रिवर वैली है जहाँ पर 15 और 16 जून को फेस ऑफ हुआ इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच। इसके अलावा पेगोंग सो लेक जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जहाँ पर चाइनीज़ सेना के द्वारा बार बार अपने ट्रूप्स को एग्रेसिव पेट्रोलिंग के लिए भेजा जा रहा है। ये गालवान रिवर वैली भी इसी एरिया में है, थोड़ा साउथ गालवान रिवर वैली के साउथ में स्थित है पेगोंग सो लेक। ये जो लेक है ये इंडिया और चाइना दोनों के बॉर्डर के अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो लेक है इसका 1/3 पार्ट इंडिया में है और 2/3 पार्ट है चाइना में। इसमें इसके नॉर्थ में बैरन माउंटेन्स हैं और ये फिंगर की तरह की आकृति बनाते हैं। इसका जो एरिया है उसमें 8th फिंगर तक का एरिया इंडिया का है, ऐसा इंडिया का कहना है। और लेकिन एक्चुअल में इंडियन फोर्सेस 4th फिंगर तक के एरिया को ही कंट्रोल करती हैं। चाइना की सुने तो चाइना कहता है कि जो 2nd फिंगर का एरिया है वो चाइना का एरिया है, चाइना का एरिया 2nd फिंगर तक आता है। तो इसके कारण इस एरिया में भी डिस्प्यूट की कंडीशन बनी हुई है और चाइनीज सैनिक बार बार इस लेक में अपनी बोट से इंकर्जन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और इंडिया और चाइना के बीच जो ये सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, जिसके कारण इतने सैनिकों की दोनों कंट्रीज़ के बीच 20 और 40 सैनिकों की जो जान गई, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम मानी जा रही है। अब इससे रिलेटेड एक आर्टिकल पेज नंबर 9 पे भी दिया गया है, उसको भी हम साथ में देख लेते हैं। विद चाइना इंडिया विल हैव टू आत्मनिर्भर। अब चाइना से डील करने के लिए इंडिया के पास क्या क्या स्टेप हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला तो अगर हम बात करें कि ये जो इंसिडेंट है ये एक तो 1967 के बाद इंडिया और चाइना के बीच का बहुत ही मेजर इंसिडेंट माना जा रहा है। दूसरा, अगर इंडिया एज ए कंट्री की हम बात करें तो कारगिल के युद्ध के बाद इंडिया में बहुत ही मेजर एक फाइट का टाइप माना जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंस ये बताया जा रहा है कि इट विल ऑल्सो हैव ए बेयरिंग ऑन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इंडिया विल हैव टू मेक इन डेज अहेड। अब इसके कारण, इस पर्टिकुलर मैटर के कारण चाइना की जो खुद से इच्छा है कि वो इंडिया के साथ किस तरह के रिश्ते बनाने वाला है आगे आने वाले टाइम में, वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी चाइना के फ्यूचर कोर्स के बारे में पता लगता है, बिकॉज जो रवैया चाइना का रहा है, अगर हम बात करें कोविड-19 के वायरस को लेकर, या फिर अब इस वायरस के कारण जब दुनिया काफ़ी बड़े लेवल पे परेशान है, उस समय चाइना का इतना एग्रेसिव बिहेवियर बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना अपनी जो मिलिट्री पावर और फाइनेंस पावर को लेकर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है और वो किसी दूसरी कंट्री की सुनना नहीं चाहता। तो इंडिया को अपनी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेंगी और चाइना के इस रवैये के बाद इंडिया के कुछ जो स्टेप हैं वो चेंज होने चाहिए और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस स्पेशली अगर हम बात करें तो ये चेंज होंगी। आर्मी हैज़ टू एंड मस्ट टू रिटेन पोजीशन इंडिया हैज़ हेल्ड अलोंग LAC। तो इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जो इंडिया का एक्चुअल बॉर्डर है उस बॉर्डर को डिफेंड तो आर्मी करेगी ही, उससे टस से मस नहीं होना है आर्मी को। और ये जो होल्ड है ग्राउंड लेवल पर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आर्मी के द्वारा डिफेंड भी किया जा रहा है। गालवन रिवर वैली इंसिडेंट इज गेम चेंजर एट द टाइम व्हेन बजवर्ड ऑफ इंडिया चाइना फ्रंट हैज़ बीन स्प्लिट ऑफ वुहान। अब इंडिया और चाइना के बीच कुछ इनफॉर्मल समिट्स हुई थी जिसमें चाइना के द्वारा ऐसा शो किया गया था कि चाइना वांट्स टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विथ इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बीच जो ये दो इनफॉर्मल समिट्स हुई थी, पहली हुई थी वुहान में और दूसरी हुई
पुरम या ममल्लापुरम इंडिया में। तो उसके बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि चाइना इंडिया के रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं, और वुहान में स्प्लिट ऑफ वुहान के नाम से काफ़ी ज़्यादा उसको एडवर्टाइज भी किया जा रहा था चाइना की तरफ से। लेकिन ये जो गालवान रिवर वैली का इंसिडेंट है, ये बताता है कि चाइना को एक्चुअल इंटेंट क्या है, एक्चुअल इंटेंशन क्या है चाइना के। तो इसको देखते हुए ही जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको आगे के स्टेप लिए जाने चाहिए। अगर हम कुछ सालों की बात करें, ओवर द ईयर्स इंडिया ने रसिया, इंडिया, चाइना की मीटिंग्स में काफ़ी लेवल में पार्टिसिपेट किया है। फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। इंडिया ने कोशिश की है कि रसिया और चाइना का जो ट्राइलेटरल ग्रुप बन रहा है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करे। इंडिया हैज़ ऑल्सो एम्ब्रेस्ड ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, यानी ब्रिक्स इवेंट में भी चाइना के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा जो चाइना लीड करता है एक इंस्टीट्यूशन, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल या एससीओ, जो चाइना के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों फुल टाइम मेंबर बने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो क्वाड ग्रुप को ज्वाइन किया है, जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, जिसको चाइना अपने लिए एक बड़ा काउंटर मान रहा है। तो उस क्वाड के इंडिया के द्वारा ज्वाइन किए जाने को भी चाइना एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में देख रहा है, और इसकी वजह से ऐसा माना जा सकता है कि चाइना की इरिटेशन बढ़ गई है और उसने अपना सिक्योरिटी एंटीना रेज कर दिया है इस पर्टिकुलर ग्रुप के कारण जो इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख के लिए जाने चाहिए, एंड इंडिया विल हैव टू जो इंडिया के द्वारा करेंटली डिसीजन भी लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात की गई थी, उसके एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुए हैं नेबरिंग कंट्रीज़ पे, तो वो इंडिया के लिए उसको समझने की बात है, ऑब्जेक्टिवली समझना चाहिए। और चाइना जो बार बार अपने सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, उसको भी बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखा जाना चाहिए। और चाइना को डील करने के लिए नए लीवर्स बनाने की ज़रूरत है, नए लेवल पे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि कारगिल वॉर में जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एयरफोर्स का यूज़ करके एक तरह से युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया था। उसी तरह गालवान इंसिडेंट के बाद चाइना को किस तरह से प्रेशराइज करना है, उसके लिए इंडिया को कुछ अपने स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। इंटरनेशनल पावर जितनी भी इंडिया को सपोर्ट करती हैं, वो इंडिया को तो सपोर्ट करती हैं इस मुद्दे पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिजनेस इंटरेस्ट चाइना से जुड़े हुए हैं। और ऑलमोस्ट सारी कंट्री वर्ल्ड की चाइना से एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है, बड़े लेवल पर बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से वो इंडिया को किस तरह से सपोर्ट दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इंडिया को इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने लिए एक सेल्फ डिपेंडेंट या हम कहें आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है, वो चाहे किसी भी स्फीयर में हो, उसको कम करने की ज़रूरत है। देन ओनली वी कैन से कि इंडिया इज़ आत्मनिर्भर। तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है। चाइना पे जो डिपेंडेंसी है या फ्यूचर प्लान्स जो चाइना को नॉर्मल किसी कंट्री की तरह सोच के बनाए गए थे, उनको भी स्ट्रेटेजिकली देखने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बात को न्यूज़ एनालिसिस में दिया गया था। अब पेज नंबर 14 पे, इससे पहले यहाँ पर पेज नंबर 11 पे एक न्यूज़ है, नो बेनिफिट फ्रॉम आरबीआई लोन मोरेटोरियम स्कीम। सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से आरबीआई के लोन मोरेटोरियम पे सुनवाई हो रही थी। ये मोरेटोरियम क्या है? ये मोरेटोरियम है लॉकडाउन के पीरियड में जो बैंकों के द्वारा लोन लिया गया था, उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगाना था बैंकों की तरफ से, उसको पोस्टपोन किया गया आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई ने बोला कि लॉकडाउन पीरियड में लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए किया गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इंटरेस्ट है 3 महीने का, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्या ये भी लोगों पे लगाया जाएगा आफ्टर लॉकडाउन खुलने के बाद? अभी ये जो प्रपोजल है ये 31 अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया गया। 31 अगस्त इसकी डेट है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या लोगों को देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या जो 3 महीने का इंटरेस्ट का डिले हुआ है उस पर भी एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी क्या लोगों को देना पड़ेगा? इस बात में क्लैरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछी है, और आरबीआई ये बोल रहा है कि ये जो डिफरमेंट है ये वेवर नहीं है, लोगों को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात भी आरबीआई ने क्लियर नहीं की है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पेंडेमिक है ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये
बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन है और लोगों पे पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए और लोगों को कुछ ना कुछ रियायत दी जानी चाहिए। अगर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लोगों को भरना पड़ेगा तो ये किस तरह की एक स्कीम आरबीआई लाया है जिससे लोगों को एक्चुअल में कोई भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली क्वेश्चनिंग आरबीआई एंड गवर्नमेंट बोथ whether deferment of loan interest would lead to charging of interest on interest once the freeze was lifted after 31st of August। जैसा अभी बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस मुद्दे पे अभी सुनवाई चल रही है और इसके बारे में बैंकों को भी अभी क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर इस सुनवाई को जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है या इसकी डेट जुलाई तक रखी गई है। जुलाई में कुछ क्लैरिटी आने की उम्मीद है, उसके बाद इसको आगे सुना जाएगा। असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लोआउट इम्पैक्ट बिगिंस। अब असम बेसिकली ईस्टर्न असम में एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जिसमें एक ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑयल वेल में ब्लोआउट की कंडीशन बनी। ब्लोआउट क्या फिनोमेना होता है? ब्लोआउट वो फिनोमेना है जिसमें अनकंट्रोल्ड एस्केप ऑफ नेचुरल गैस देखा जाता है एट ट्रेमेंडस स्पीड। तो बहुत ज़्यादा स्पीड पर जो नेचुरल गैस है वो निकलती है और ये जो फिनोमेना है ये मई 27 को देखा गया, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से आग लगी और बहुत तेज़ी आग ने फैली, नेचुरल गैस में बहुत तेज़ आग लगी। ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के काफ़ी करीब है। ये जो साइट है ये ईस्टर्न असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसके पास एक वेटलैंड भी है जिसका नाम है मागुरी मोटापंग वेटलैंड। मागुरी मोटापंग वेटलैंड जो वेरी क्लोज है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिसर्च के लिए द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी की टीम और प्राइवेट एजेंसी की टीम ने इससे रिलेटेड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट कर दिया है और उसके इम्पैक्ट को जांच किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रोसेस की बात की गई है, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन प्रोसेस क्या होती है? ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो रेमिडिएशन इज द क्लीनिंग ऑफ polluted sites through naturally occurring or introduced microorganism for breaking down environmental pollutants। so bioremediation एक प्रोसेस है जिससे किसी पॉल्यूटेड साइट को क्लीन किया जाता है। ये चाहे तो नेचुरली क्लीन किया जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं पर इंट्रोड्यूस करके पॉल्यूटेंट को तोड़ने की या ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन बोला जाता है। बायो रेमिडिएशन ऑफ स्लज इज बीइंग डन यूजिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड इन हाउस बाई आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। ये टेरी टीम के द्वारा बोला गया है कि जो बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस है, स्लज का पॉल्यूटेंट तोड़ने की प्रोसेस है वो की जा रही है यहाँ पर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये असम की ऑयल वेल में जहाँ पर आग लगी है उसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, नॉर्थ कोरिया वाउज टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन डीमिलिटराइज जोन। कल हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो सुलह हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऑफिस बनाया था 2018 में। उस ऑफिस को नॉर्थ कोरिया ने अपने फ्रस्ट्रेशन में बम से उड़ा दिया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है ये बताती है कि नॉर्थ कोरिया कितना ज़्यादा अपना एटीट्यूड एग्रेसिव दिखा रहा है और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल चाइना की तरह ही बिहेव कर रहा है। और अब नॉर्थ कोरिया ने इसके बाद ये बोला है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का जो बॉर्डर है जिसे डीमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है, वहाँ पर दोबारा से ये अपने ट्रूप्स भेजने वाला है, अपने सैनिक भेजने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो इस तरह से पेनिनसुला है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का जो बॉर्डर है इसको डीमिलिटराइज जोन बोला जाता है या डीएमजेड बोला जाता है। इसको 38 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं। तो इस बॉर्डर पे डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया था और जिसके बाद ये बोला गया था कि कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपनी अपनी सेनाएं यहाँ पर नहीं भेजने वाला है। और इसी के बाद ही जो पीस है वो इस्टेब्लिश हो सकी थी। तो नॉर्थ कोरिया बोलता है कि दोबारा से हम डीमिलिटराइज जोन में पीस वो अपनी सेना है वो भेजने वाले हैं। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है नॉर्थ कोरिया का वो क्यों है? नॉर्थ कोरिया ये चाहता था कि यूएसए ने जो सैंक्शन नॉर्थ कोरिया पे लगा रखे थे वो हटाए जाए। इकोनॉमिक सैंक्शन है ये जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है। नॉर्थ कोरिया इसके साथ ही एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में है। इस समय एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में 2 कंट्री हैं जो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो नॉर्थ कोरिया चाहता था कि उस ब्लैकलिस्ट से और इकोनॉमिक सैंक्शन जो नॉर्थ कोरिया पे बहुत ही हैवीली लगाए गए हैं यूएसए की तरफ से वो हटाए जाएँ। लेकिन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच और नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, इनके बीच की जो बातचीत हुई है, मेनली अगर हम बात करें वियतनाम की कैपिटल हनोई में जो इनफॉर्मल समिट हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव कोई चीज़ निकल नहीं पाई, जिसके कारण से एक लंबे समय तक से अमेरिका ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इवन नॉर्थ कोरिया ये चाहता था कि साउथ कोरिया यूएसओ को परसू करे, कन्विंस करे
और ऐसा यूएसए को बोले कि नॉर्थ कोरिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन हटाए जाएं। तो साउथ कोरिया ने इस तरह का कोई काम नहीं किया और नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग काम ना करने के कारण ये नॉर्थ कोरिया ने कदम उठाया है। तो इनके अकॉर्डिंग इन पे जो सैंक्शन है वो हटाए जाने चाहिए, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने ये किया है। सेकेंड न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, डिसइंफेक्शन टनल टू प्रोटेक्ट पुतिन फ्रॉम वायरस। तो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे जो लोग अब आगे आने वाले टाइम में मिलने आएंगे तो उनको एक टनल से पास करना पड़ेगा, और ये टनल बनाई गई है जिसको डिसइंफेक्शन टनल बोला जा रहा है। और ये टनल बनाई गई है जो व्लादिमीर पुतिन हैं इनको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विजिटर को अब टनल के थ्रू पास करना पड़ेगा। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये जो टनल है वो रसिया के द्वारा बनाई गई। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, सेबी ईज्ड फंड रेजिंग नॉर्म फॉर फर्म्स। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक मार्केट में फंड रेजिंग के लिए या सिक्योरिटी मार्केट में फंड रेजिंग के लिए अपने कुछ जो नियम है उसको ढीले कर दिए हैं, ईजी कर दिए हैं। ये क्या क्या नियम है? पहला नियम है, इसमें सेबी ने अलाउ किया है कंपनीज को टू मेक 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट विद ए गैप ऑफ जस्ट 2 वीक्स बिटवीन देम। यानी कि अब कंपनियां अपने 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बीच 2 हफ्ते का टाइम रख सकती हैं। पहले ये जो टाइम है मिनिमम कम से कम 6 महीने का होना था, लेकिन अब केवल 15 दिन के टाइम में 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्लेस किए जा सकते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होते हैं? इसमें कंपनी अपनी फंड रेजिंग के लिए कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को अपने जो स्टेक हैं वो एक प्रेफरेंशियल रेट पे देने की कोशिश करती हैं, जिसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया जाता है। ये क्वालिफाइड इसलिए है बिकॉज कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को ही ये प्लेसमेंट दिया जाता है, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं होता। तो अब ये केवल 15 दिन के गैप पे कंपनीज इनके थ्रू फंड रेज कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नॉर्म है उसमें अब किसी भी कंपनी के अब अगर कोई प्रमोटर्स हैं, दे कैन इंक्रीज देयर स्टेक इन देयर कंपनीज थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाई अप टू 10% विदाउट ट्रिगरिंग एन ओपन ऑफर। बिना किसी ओपन ऑफर के वो 10% तक अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज कर सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी ये केवल 5% थी और अब इसको 10% बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रमोटर्स के लिए फायदेमंद है, बिकॉज अगर किसी कंपनी का कोई प्रमोटर है या कोई ओनर है वो अपनी कंपनी में अपना स्टॉक अपने शेयर बढ़ाना चाहता है तो मंदे रेतों में वो शेयर खरीद के अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करेगा। और प्रमोटर्स के द्वारा भी काफ़ी डिमांड की जा रही थी कि इस तरह का नियम आए, बिकॉज अभी आज के टाइम में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है और ऐसे मंदे रेटों में प्रमोटर्स अगर शेयर उठाएंगे तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सेबी ने उसको देखते हुए भी और इसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी ये 5% से 10% का जो लेवल है वो डिफाइन कर दिया है। तो इससे क्या होगा? बेटर टाइम फंड रेजिंग होगा। प्रमोटर्स कुड ऑल्सो एक्वायर शेयर्स एट ए टाइम व्हेन वैल्यूएशंस वर क्वाइट लो कंपेयर्ड विद हिस्टोरिक हाई। तो 12,000 या 42,000 अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 42,000 इसका हाई था लास्ट ईयर, जो अब 30,000 के आसपास चल रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है वो 12,000 पे पहुंच गया था पिछले साल 2019 में, जो अभी 9, 9.5 और 10,000 के बीच है। तो जो शेयर प्राइस गिरे हैं उसका फ़ायदा प्रमोटर्स को भी मिल सकता है। और ये जो पूरी कार्रवाई है वो सेबी ने लिक्विडिटी कंपनीज के लिए बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए ये जो नियम है ये ईज़ किए गए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का और कमोडिटी मार्केट का, विच इज़ ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, और 1992 में ही सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको स्टैट्यूटरी पावर भी दी गई थी। तो इसको फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर ये काम करता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई, और इसके करंट चेयरमैन हैं अजय त्यागी। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है, AIIB क्लियर्स $750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो बीजिंग बेस्ड है, इसने $750 मिलियन का इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो लोन है वो दिया है।
अब यहाँ पर AIIB हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है दैट एम्स टू सपोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो AIIB का टारगेट था जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो इस टारगेट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना है, बढ़ाना है, और इसीलिए AIIB कंट्रीज़ को लोन देता है। The bank currently has 78 members as well as 24 prospective members around the world। अभी 78 members हैं और 24 मेंबर प्रोस्पेक्टिव हैं जो आने वाले समय में ऐड हो सकते हैं AIIB में। इसका हेड ऑफिस है बीजिंग में। रीजन इसका आता है एशिया पैसिफिक, और एशिया और ओशियानिया का रीजन AIIB अभी आज के टाइम में सर्व करता है। करंट मेंबरशिप बढ़ के अभी 102 हो गई है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 16 जनवरी 2016 में। ये बिज़नेस के लिए स्टार्ट हुआ था। इसको स्टैब्लिश तो किया गया था 2015 में, ये इफेक्टिव हो गया था, लेकिन इसका बिज़नेस शुरू हुआ था 2016 में। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर